जय हिंद साथियों। फ्यूचर ड्रॉप्स क्लासेस में आपका स्वागत है। ईओ, आरओ, सीईटी और राजस्थान के जितने भी कंपटीशन है उन सब के मद्देनजर राजस्थान एक अध्ययन अपना विषय रहा और जिसमें राजस्थान एक अध्ययन के अंतर्गत अपन सबसे पहले लेकर चले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान भौतिक प्रदेश के अपन ने टोटल मिलाकर के 19 वीडियो है जिसके अंतर्गत 7.5 घंटे का टाइमिंग है। अगर इसको फास्ट करके कोई आदमी देखता है तो 5 घंटे में आराम से देख सकता है। और 5 घंटे में देखने का जो रिजल्ट है उसके मद्देनजर हम क्या है कि 2022 में जितने भी क्वेश्चन जो भी एग्जाम हुए हैं उसके उनमें जो क्वेश्चन आए गए हैं इन 18 वीडियो में से 5 या जो जो अपनी 8 घंटे की क्लास है उसमें से जो जो प्रश्न आए हैं वो अपने आप में क्या है कि उस चीज का है प्रमाण कि ये क्लास कितनी महत्वपूर्ण है। और मतलब और भी बहुत से प्रश्न इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं, परंतु उन प्रश्नों को हमने छोड़ दिया। परंतु जो ये 8 घंटे की क्लास है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और फिर जो क्लास लगाई गई है उसके सबूत के तौर पर ये 60 जो प्रश्न है जो क्या है कि 2022 में जो परीक्षाएं हुई है उसके अंतर्गत शामिल हुए, उसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। और आरपीएससी की और जो अपना अधीनस्थ चयन बोर्ड है उसका जो है वो प्रश्न बनाए गए हैं वो मतलब किस प्रकार से बनाई गई है, उसकी प्रकृति क्या है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके अंतर्गत अपन एमसीक्यू में पढ़ते हैं। सबसे पहले सफल होने के लिए 3 नियम खुद से वादा। एक तो खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, अपने को ये निर्धारित करना पड़ेगा क्या करना है, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। मजबूत इरादे को लेकर चलने पड़ेगा और मेहनत का तो कोई विकल्प है ही नहीं। आगे अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड जो अभी जो हुआ है आरपीएससी का उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न शामिल हुए हैं उसके बारे में बताते हैं। और जो अपनी 7.5 घंटे की क्लास है उसमें से जो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं उसके बारे में भी बताने का प्रयास है। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, इसमें पूछा क्या गया, बालू का स्तूप है। और बालू का स्तूप 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। इसमें यह पूछा गया कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कौन से पाए जाते हैं। तो सब जितने भी 4 ऑप्शन है उसको अपन देखेंगे तो बरखान सब के अंतर्गत है, कॉमन है, सबके अंतर्गत बरखान कॉमन है। तो बरखान एक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। उसके बाद में वनस्पति युक्त रेखीय बालू का स्तूप है वो क्या है कि पवन नुवर्ती में आता है, तो ये शामिल नहीं होगा। शीफ भी क्या है कि पवन नुवर्ती बालू का स्तूप के अंतर्गत शामिल होता है। और पवन विमुख रेखीय, पवन के सामने विमुख रेखीय, ये भी किसके अंतर्गत शामिल होता है, रेखीय जितने भी है वो क्या है अनुदैर्घ्य के अंतर्गत शामिल होते हैं। बरखान और परवल्ली, परवल्ली मतलब किसी के सामने चारों ओर जो बनते हैं वो क्या है उसका वो किसमें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप में आते हैं। तो राजस्थान के पश्चिम में कौन से अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं, बरखान और परवल्ली। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करता है। अनुप्रस्थ किसे कहते हैं, बालू का वो बालू का स्तूप जो पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं। अनुदैर्घ्य किसे कहते हैं, वो बालू का स्तूप जो हवा है यानी कि जो पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं वो होते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। तो इन 2 बातों को ध्यान में रखना है और किस कैटेगरी में कौन सा आता है इस बात को ध्यान में लेकर के अपने को चलना है। अगला प्रश्न है, तो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में कितना अंतर है। राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो 869 किलोमीटर है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 43 किलोमीटर हो जाता है। तो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है, 43 किलोमीटर है। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें साधारण होती है परंतु उसको पूछने का तरीका क्या है, प्रश्न का रट्टा नहीं मारना है। पहले आप क्या है कि 8 घंटे की जो क्लास है वो पूरी लगाओगे, उससे आप हर चीज को समझोगे, उसके बाद में आपको चाहिए उसका फायदा क्या है भाई। 100-150 क्वेश्चन छाट के आप याद कर सकते हो और आप मतलब उसकी दिशा में बढ़ सकते हो, सक्सेस की दिशा में 200 प्रश्न आपने याद कर लिए। परंतु अगर एग्जामिनर परीक्षा में घुमाकर प्रश्न पूछता है तो फिर वहां पर गड़बड़ होती है। तो जो अपनी क्लास है 8 घंटे की वो उसका मूल है कि चाहे जो प्रश्न है वो मतलब किसी भी तरीके से पूछे आप उसको 100% हल कर दोगे। अगला प्रश्न है, कौन से क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तारानुमा जिसमें एक से अधिक भुजाएं होती है वो बालू का स्तूप कौन से कहलाते हैं, तारा बालू का स्तूप कहलाते हैं। मोहनगढ़ और जैसलमेर, सूरतगढ़
मोहनगढ़ स्थान है वो जैसलमेर के अंतर्गत है, सूरतगढ़ है वो गंगानगर के अंतर्गत है। इस क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप है सबसे अधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है रामगढ़ पहाड़ियां कहां स्थित है? रामगढ़ की पहाड़ियां हैं वो कहां पर स्थित है? रामगढ़ कहां पड़ता है? रामगढ़ एक क्रेटर का भी उदाहरण है, ये 12 के अंतर्गत पड़ता है। और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहां पड़ती है? कोटा और झालावाड़ में पड़ती है। और शाहबाद जो है उच्च भूमि वो कहां पड़ती है? 12 में पड़ती है। तो शाहबाद उच्च भूमि के अंतर्गत ही रामगढ़ की पहाड़ियां शामिल होती है। डग गगधार की उच्च भूमि क्या है? हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रकार से जो पहाड़ियां है वो डग गगधार की उच्च भूमि कहलाता है, यानी विंध्याचल के अंतर्गत। और गोडवाड़ा प्रदेश लूणी जवाई बेसिन को कहते हैं। तो रामगढ़ की पहाड़ियां की स्थित है? शाहबाद उच्च भूमि 12 में स्थित है। अगला प्रश्न है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम किन जिलों में? यानी कि चंबल नदी का जो बीड़ वाला क्षेत्र है वो डांग कहलाता है। और डांग के अंतर्गत इनमें से अगर देखें ऑप्शन में से तो करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, बारां वाला स्थान किसके अंतर्गत हो जाएगा? डांग क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया क्षेत्र से, परंतु उसमें यह पूछा डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम एक प्रकार से पूछे तो ये हो गया योजना का प्रश्न है, परंतु यह है किससे? भूगोल से रिलेटेड है। अगर अपन भूगोल वाला प्रश्न सही तरीके से हल करते हैं, भौतिक प्रदेश को एकदम पूरे तरीके से समझते हैं, हर क्षेत्र को समझते हैं, हर प्रश्न को हल करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। ये मूल है। आप ये मान के चलो कि कोई भी व्यक्ति अगर राजस्थान की तैयारी कर रहा है कंपटीशन की, तो ये जो 8 घंटे का जो अपने वीडियो है 18-19 जो है वीडियो, वो क्या है? उसका बेसिक है। ये अगर अच्छी तरीके से तैयार होता है तो इसकी नींव पे क्या है कि आगे इमारत खड़ी हो सकती है। तो इसके मद्देनजर आपको वो 19 के 19 वीडियो बेहतरीन तरीके से देखे जाए, उनमें जितने भी बातें हैं उनको 100% अगर याद करते हो तो आप क्या है कि उसका बेस तैयार हो जाता है और नींव पर ही एक बड़ी इमारत खड़ी होती है। अगला प्रश्न है घग्गर मैदान का विस्तार किस जिले में है? तो अर्धशूषक बांगड़ प्रदेश के 4 भाग किए गए, जिसमें घग्गर का मैदान सबसे पहले वो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत शामिल है। तो ये फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत शामिल क्वेश्चन थे। अब जो लाइब्रेरियन का जो पेपर हुआ था उसके अंतर्गत शामिल कौन कौन से हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कुछ। तो तारा भांति, बस शब्दों का हेरफेर है। तारा नुमा, तारा भांति टिल्ले कहां पर है? तो मोहनगढ़ और सूरतगढ़ के अंतर्गत है। तो तारा भांति टिल्ले कहां पर है? मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में शामिल है। अगला क्वेश्चन है बांगड़ में सम्मिलित नहीं है। अर्धशूषक मैदान को राजस्थान बांगड़ कहते हैं। बांगड़ में क्या सम्मिलित नहीं है? घग्गर का मैदान सम्मिलित है, गोडवाड़ा प्रदेश सम्मिलित है, शेखावटी का आंतरिक पर्वत क्षेत्र सम्मिलित है। नमकीन जिले ये कोई क्षेत्र नहीं है, नमकीन जिले अपने आप में एक झील है जिसमें नमक की मात्रा पाई जाती है। डग गगधार उच्च भूमि स्थित है। डग गगधार की जो उच्च भूमि है वो कहां पर स्थित है? थार के मरुस्थल में नहीं है, पूर्वी मैदान में नहीं है, अरावली श्रृंखला में नहीं है, ये हाड़ौती के पठार के अंतर्गत स्थित है। डग गगधार की उच्च भूमि कहां स्थित है? हाड़ौती के पठार में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा सुमेलित कीजिए। चोटियों की अगर बात करते हैं तो कुछ बातें एकदम निकल कर आती है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि राजस्थान के अंतर्गत जितनी भी टॉप की चोटियां हैं, 20 एक चोटियां तो आपको ऊंचाई जिले सहित याद करनी पड़ेगी, उनका तो रट्टा मारना पड़ेगा। पठारों को आपको याद करना पड़ेगा, पठार से क्वेश्चन आ रहे हैं। बालू का स्तूप आपको याद करने पड़ेंगे, बालू का स्तूप से क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन सा क्षेत्र कहां शामिल होता है, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 4 ये मुख्य फैक्ट आपको 100% इनको देखना ही पड़ेगा। चोटियां और पठार रटने पड़ेंगे, बालू का स्तूप रटने पड़ेंगे, और कौन सा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, क्षेत्र का विभाजन है वो किसके अंतर्गत आ रहा है। ये 4 मुख्य रूप से प्रकृति है, इसको समझने का प्रयास करें। तो जरगा पर्वत है, इसकी ऊंचाई कितनी है? जरगा की 1431 मीटर ऊंचाई है। और जरगा कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। राजस्थान की चौथी बड़ी चोटी है जो सिर्फ उदयपुर में पड़ती है। बाकी जो 5 जो टॉप चोटियां सब की सब 4 सिरोही के अंतर्गत पड़ती है। अचलगढ़ कहां पड़ता है? अचलगढ़ पड़ता है सिरोही में, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1280 मीटर है। ये भी सुमेलित है, सुमेलित नहीं है वो अपने को छांटना है। नहीं, ये जो अचलगढ़ है इसकी ऊंचाई 1380 मीटर है, ये सुमेलित नहीं है। इसकी ऊंचाई 1280 ना होकर के 1380 है। और रघुनाथगढ़ जो उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? शिखर में पड़ता है और इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। शेर है वो दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, माउंट आबू। गुरु शिखर सबसे ऊंची है 1722, और दूसरी शेर है, ये सिरोही के अंतर्गत पड़ती है, दक्षिणी अरावली में शामिल होती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है। तो सुमेलित नहीं है वो छांटना है। अचलगढ़ की ऊंचाई 1380 है, तो अचलगढ़ को अपन बाहर निकाल देंगे, बाकी 3 सुमेलित है।
अगला है जयन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उसकी अगर बात करते हैं तो विंध्य कागार भूमि किन नदियों के मध्य है? तो विंध्यन कागार भूमि है वो हाड़ौती के पठार का जो उत्तरी हिस्सा है वो विंध्यन कागार भूमि कहलाती है। और विंध्यन कागार भूमि किन नदियों के मध्य है? चंबल और बनास नदी के मध्य है। तो विंध्यन कागार भूमि कहां है? चंबल और बनास के बीच है। ये क्वेश्चन पहले भी अपने जो 100 क्वेश्चन लिए थे उसमें रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चन, परंतु तो प्रकृति को समझने की आवश्यकता है कि हाड़ौती के पठार से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अरावली पर्वतमाला से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूर्वी मैदान से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस प्रकृति को समझाने की अपन कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन आया दर्रा का हाथीगुड़ा नाले कहां पर है? तो ये उदयपुर और राजसमंद को जोड़ती है और बाकी ये हाथीगुड़ा नाल है वो राजसमंद के अंतर्गत शामिल होता है ये दर्रा। अगला क्वेश्चन है अर्धशुष्क मैदान में सम्मिलित नहीं है। अर्धशुष्क मैदान को राजस्थान वांगड़ कहते हैं। इसमें गोडवाड़ा शामिल है, शेखावटी प्रदेश शामिल है, घग्गर का मैदान शामिल है, जोधपुर उच्च भूमि है, ये वाला कोई भी विभाजन नहीं है। तो सम्मिलित नहीं है क्या हो जाएगा? जोधपुर की उच्च भूमि इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है शुष्क मरुस्थल में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया, बालू का स्तूप युक्त और मुक्त। युक्त में 58.5% भाग आता है और मुक्त में 41.5% भाग आता है। तो शुष्क मरुस्थल में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना है? 41.5% है, जिसके अंतर्गत क्या है कि बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। इसको चट्टानी प्रदेश भी कहते हैं। जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी प्रदेश भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, ये राजस्थान के 2 जिलों में गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से। इसमें डूंगरपुर में इसकी लंबाई 1 किलोमीटर है और बांसवाड़ा में इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। टोटल ये राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 27 किलोमीटर है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि राजस्थान में कर्क रेखा कहां से गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। इसलिए अधिकांश जो राजस्थान का भाग है कटिबंध में बांटे तो उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत शामिल होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा लाठी सीरीज क्या है? लाठी श्रृंखला के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोहनगढ़ और पोखरण के मध्य एक 60 किलोमीटर भूगर्भिक जल की पट्टी है। वैसे तो अगर सही तरीके से पूछे तो यहाँ अपने ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। भूगर्भिक जल पट्टी है जिसके अंतर्गत मीठा जल पाया जाता है और उसके बीच में चंदन नलकूप है जिसको स्थार का घड़ा कहते हैं। तो ये पशु श्रृंखला नहीं है, एक खनिज पट्टी भी नहीं है, वन्य जीव श्रृंखला नहीं है। ये क्या? भूगोलिक बेल्ट है। इसको अपन क्या कह सकते हैं? भूगोलिक बेल्ट अपन कह सकते हैं कि ये भूगोलिक क्षेत्र है। एक प्रकार से क्षेत्र पे क्वेश्चन आया है तो क्या हो जाएगा? लाठी सीरीज क्या है? एक भूगोलिक बेल्ट है जिसके अंतर्गत मीठा पानी पाया जाता है। प्रश्न को इसीलिए तो समझने की प्रकृति जरूरी है। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए कि बरखान क्या है? बरखान क्या है? एक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है और जो राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो सम्मिलित करना है, बरखान बालू का स्तूप हो जाएगा। लाठी श्रृंखला क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी है, अभी बताया। इंसेलबर्ग क्या है? इंसेलबर्ग क्या है कि एक प्रकार से ये पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। आबू पर्वत खंड है वो एक इंसेलबर्ग का उदाहरण है। और पलाया क्या है? पलाया झीलें जो शुष्क प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। और ये वीडियो मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा अपने सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो छांटना है। मेवात, अलवर और भरतपुर क्षेत्र मेवात के अंतर्गत शामिल होता है। ये क्षेत्र है, क्षेत्र को तो अपने को ध्यान में रखना है। वागड़ के अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ शामिल होता है, ये भी सुमेलित है। बोमट जो क्षेत्र है उसमें क्या है कि पूर्वी सिरोही आता है, उदयपुर आता है और डूंगरपुर का क्षेत्र शामिल होता है। तो बोमट के अंतर्गत प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ शामिल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो सुमेलित नहीं है तो क्या हो जाएगा? 3 नंबर। और हाड़ौती के अंदर कोटा, बूंदी और झालावाड़ सम्मिलित होते हैं। 12 का क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित होता है। अगला प्रश्न है कि रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान के बीच वर्षा रेखा क्या है? अरावली के पास वाली जो वर्षा रेखा है वो 50 सेमी वर्षा रेखा है और 50 सेमी रेखा के पश्चिम वाला भाग है वो शुष्क और अर्ध शुष्क 2 भागों में बांटा गया और 25 सेमी वर्षा रेखा है वो रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान को अलग करती है। तो कौन हो जाएगा इसके अंतर्गत? रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान के बीच वर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेमी वर्षा रेखा है। और 50 सेमी वर्षा रेखा क्या करती है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली को अलग करती है। 15 सेमी वर्षा रेखा जिसको अपन कह सकते हैं वो क्या है कि उसमें वो मुख्य रूप से बालू का स्तूप युक्त और मुक्त को अलग करती है। और 75 सेमी वर्षा रेखा है वो उपार्ध और आर्ध क्षेत्र को, यानी आर्ध और जो है अपने पास अति आर्ध क्षेत्र को अलग करती है।
तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सुमेलित कीजिए। तो अनंत गोचर प्रदेश शिरोई को कहते हैं, सुमेलित करो, सुमेलित करना है। अनंत गोचर किसको कहते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है कि अनंत गोचर प्रदेश है वो शिखर को कहते हैं। अनंत गोचर प्रदेश किसको कहते हैं, शिखर को कहते हैं। शरणगिरी किसको कहते हैं, जालोर को कहते हैं। और कांठल किसको कहते हैं, प्रतापगढ़ को कहते हैं। और अबुर्द पर्वतमाला कहां पड़ती है, शिरोई में पड़ती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ये क्षेत्र के आधार पर क्वेश्चन है। शरणगिरी किसको कहते हैं, जालोर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है थार मरुस्थल में परंपरागत जल संग्रहण पद्धति क्या कहलाती है। यानी थार मरुस्थल के अंतर्गत, ये थोड़ा विवादित प्रश्न है। टांका है वो थार के मरुस्थल में जल संरक्षण की पद्धति मानी जाती है, जिसको होद कहते हैं। और खड़ीन भी क्या है कि ये झील और मतलब तालाब का प्रकार है, ये भी परंपरागत जल पद्धति है। बावड़ी क्या है, सीढ़ीदार कुआं है, वो भी है। तालाब वैसे क्या है कि पूरे भारत में या फिर पूरे राजस्थान में पाए जाते हैं, ये परंपरागत जल पद्धति में इतनी शामिल नहीं है। इसको अगर छांटना हो तो वैसे तो चारों के चारों शामिल है, परंतु कुछ इसमें से अलग करना है तो वो क्या है कि तालाब इसमें के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। बाकी चारों क्या है कि टांका, खड़ीन और बावड़ी परंपरागत जल संग्रहण पद्धति के अंतर्गत शामिल होता है। और अगर वैसे इस तरीके से देखें तो टांका, बावड़ी और तालाब एक प्रकार से क्या है कि परंपरागत में है। खड़ीन थोड़ा इसमें से अलग आता है, तो अगर इसमें शामिल होना चाहे तो क्या है कि थार मरुस्थल में परंपरागत जल संग्रहण पद्धति में खड़ीन को भी शामिल कर सकते हैं, परंतु बाकी इसमें छांटना हो भी अलग कौन सा है, तो ये थोड़ा विवादित प्रश्न रहा है। अगला प्रश्न है गोडवाड़ा प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं। लूणी जोई बेसिन को गोडवाड़ा प्रदेश कहते हैं और ये अर्ध शुष्क बांगड़ प्रदेश का एक भाग है। तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, लूणी जोई बेसिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुंभलगढ़, राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर के बीच कौन सा पठार है, तो उसमें घोराट का पठार कहलाता है। आगे अगर बात करें तो लसाड़िया कहाँ है, राजसमंद झील के पूर्व में स्थित है। उड़िया कहाँ है, गुरु शिखर के नीचे स्थित है, जो सबसे ऊंचा पठार है। और गोगुंदा क्या है कि एक प्रकार से गोगुंदा ये स्थल है जो उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। किस जिले की सीमा पाक से नहीं लगती है, पाकिस्तान से किस जिले की सीमा नहीं लगती है। राजस्थान के 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इनकी सीमा किससे लगती है, पाकिस्तान की लगती है और 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जोधपुर जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। तो किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, जोधपुर जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है चोटियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। चोटियों को बताया था, याद करना ही करना है। अवरोही का मतलब होता है सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए चलना, छोटी से बड़े की ओर। तो अवरोही में सबसे क्या है कि सबसे बड़ी कौन सी इसमें, शेर है। शेर की 1597, देलवाड़ा 1442 और जरगा 1431 और अचलगढ़ 1380। जरगा उदयपुर में, बाकी तीनों शिरोई में। अगला प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है वो छांटना है कि भाकर किसे कहते हैं, कि शिरोई के अंतर्गत जो कटी फटी पहाड़ियां हैं वो क्या कहलाती है, भाकर कहलाती है। तो ये सुमेलित नहीं है। भाकर डूंगरपुर बांसवाड़ा में नहीं है, शिरोई के अंतर्गत शामिल है। वरद सीमा वंश कहां पड़ता है, बूंदी सवाई माधोपुर के आसपास। संतूर बूंदी से होते हुए ये सवाई माधोपुर के पास पड़ता है। ये सही है। बाप बोल्डर्स कहां पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। प्राचीन हिमयुग के प्रमाण पाए गए। और गिरवा कहां पड़ता है, उदयपुर के पास जो तस्त्री नुमा पहाड़ी है वो गिरवा कहलाती है। बाकी तीनों सुमेलित है, वो सुमेलित नहीं है। फिर सुमेलित करो। तो रघुनाथगढ़ शिखर की ऊंचाई कितनी है, उत्तरी अरावली की सबसे बड़ी चोटी 1055 मीटर है। शेर जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शिरोई के अंतर्गत, दक्षिणी अरावली के अंदर 1597 मीटर है इसकी ऊंचाई। और डोरा पर्वत की ऊंचाई है वो जालोर के अंतर्गत शामिल पड़ता है, ये अरावली का हिस्सा नहीं माना जाता है। और डोरा पर्वत की ऊंचाई 869 किलोमीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर। और गोगुंदा जो उदयपुर के अंतर्गत पड़ता है, इस चोटी की ऊंचाई 840 मीटर है। अगला प्रश्न हो जाएगा राजस्थान में परिकैम्ब्रियन चट्टानों की आधारभूत व्याख्या किसने की थी। राजस्थान में जो चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है, ये अपन ने करवाया था। और इसकी एम हैरान ने इसकी व्याख्या की थी, किस प्रकार की चट्टानें राजस्थान में पाई जाती है। शिरोई जिले में तिरव ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम है क्या है, तो ये अपन पढ़ के आए थे, इसको भाकर कहते हैं।
और बोराट किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच, गिरवा उदयपुर के पास तस्तरी नुमा पहाड़ियां, और थड़ी बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर का जो कुछ भाग है वो थड़ी कहलाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी पहाड़ियां, कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? अरावली के अंतर्गत शामिल नहीं है। लसाड़िया का पठार भी है जैसमंद झील के पास वाला, बोराट का पठार भी है कुंभलगढ़ और गोविंदा के बीच, अरावली के अंतर्गत है। गिरवा कहां पर है? उदयपुर में, जो जो मतलब तस्तरी नुमा पहाड़ी है वो गिरवा होगी। मुकुंदरा हिल्स कहां पर शामिल होती है? हाड़ौती के पठार के अंतर्गत शामिल होती है। तो कौन सी स्थलाकृति अरावली में अवस्थित नहीं है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां अरावली के अंतर्गत शामिल है नहीं है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहां पड़ती है? कोटा और झालावाड़ में पड़ती है। अगला प्रश्न है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का विस्तार है। अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है वो कहां पर पाए जाते हैं? तो ये गंगानगर और बीकानेर में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ किसे कहते हैं? जो वायु की दिशा के समकोण पर बनते हैं। तो ये बीकानेर और गंगानगर में बरखान वगैरह ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। और राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? तो उड़िया का पठार, जो गुरु शिखर के नीचे है, जिसकी ऊंचाई 1380 मीटर है। ये उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। हाड़ौती का पठार वाला अलग से क्षेत्र हो गया। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम रोपवे कौन सा है? जालोर जिले के अंदर सुंदा माता है, वो राजस्थान का पहला रोपवे है, जिसकी 2006 में स्थापना की गई थी। तो राजस्थान का प्रथम रोपवे 2006 सुंदा माता जालोर है। अगला प्रश्न हो जाएगा, विंध्याचल कागार में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो विंध्याचल जो कागार है उसके अंतर्गत किस प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं? तो यहां पर बालू का पत्थर की प्रधानता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था कहां पर है? तो ये जोधपुर में पड़ती है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, काजरी और आफरी दोनों ही जोधपुर में शामिल है। अगला प्रश्न है, बूंदी की पहाड़ियां क्या कहलाती है? बूंदी की पहाड़ियां क्या कहलाती है? गिरवा अपने को पता है किसे कहते हैं? गिरवा उदयपुर की जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां हो गया। मगरा क्या है कि, और ये अगला है अपना डोरा पर्वत जालोर के अंतर्गत पड़ता है। और बूंदी जिले की पहाड़ियां अड्डावाला पर्वत कहलाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमसन ने किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी रेखा है? तो राजस्थान में से कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। वीडियो परी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर सही सुमेलित नहीं है वो छांटना है। बाकर पूर्वी सिरोही में सही सुमेलित है। गिरवा उदयपुर में ये भी सही सुमेलित है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच है, ये भी सही है। रामगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद में न होकर के हाड़ौती के पठार में 12 के अंतर्गत पाई जाती है। इसमें से छांटना है कौन सा बालू का स्तूप है नहीं है। यानी बालू का बरखान भी बालू का स्तूप है, सीफ भी बालू का स्तूप है, पेराबोलिक भी बालू का स्तूप है। थड़ी तो क्या है? एक क्षेत्र है जो बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। और कुछ भाग चूरू का भी, चारों जिलों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसके अंतर्गत शामिल होता है। माई नदी का किनारा क्या कहलाता है? माई नदी का जो किनारा है वो कांठल नाम से जाना जाता है, इसीलिए प्रतापगढ़ को भी कांठल कहते हैं। अगला प्रश्न है, विंध्यन कागार भूमिया किसका हिस्सा है? विंध्यन कागार भूमि है वो किसका हिस्सा है? ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का हिस्सा है विंध्यन कागार भूमि। प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी हिस्सा क्या है? विंध्यन कागार भूमि है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत शामिल होता है। मांड प्राचीन नाम किसका था? जैसलमेर को प्राचीन समय में क्या कहते थे? मांड या वल कहते थे। और मांडगाई की भी जैसलमेर की प्रसिद्ध है। अब इसमें सुमेलित करना है। कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1224 मीटर। ये छठी बड़ी सबसे ऊंची चोटी है और कहां पड़ती है? राजसमंद में पड़ती है। अचलगढ़ सिरोही में जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर है, दक्षिणी अरावली में। ये सब के सब दक्षिणी अरावली के अंतर्गत ही शामिल है।
तारागढ़ मध्यवर्ती अरावली में, तारागढ़ की ऊंचाई 873 मीटर जो अजमेर के अंतर्गत शामिल है, मध्यवर्ती अरावली में हो जाएगी। और गुरु शिखर 1722 दक्षिणी अरावली में सिरोही में शामिल है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है, जो सही सुमेलित है वो छांटना है। तो महान सीमा ब्रज संतूर बूंदी है, ये सही सुमेलित है, बाकी तीनों सही सुमेलित है नहीं है। इसके अंतर्गत क्या है कि सेंद्रा ग्रेनाइट है ना, ये क्या है कि ये पाली जिले के अंतर्गत पड़ता है और इसको भू विरासत स्थल माना गया है और ये 1977 में इसको भू विरासत स्थल घोषित किया गया था। और इसकी जो 11 × 5 किलोमीटर इसकी लंबाई चौड़ाई है। भू विरासत स्थल है सेंड्रा ग्रेनाइट और किस जिले में पड़ता है? पाली जिले के अंतर्गत है पड़ता है। अक्कलवुड फॉलिस पार्क कहां पड़ता है? अक्कलवुड फॉलिस पार्क है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंतर्गत शामिल पड़ता है, जिसको जीवाश्म उद्यान भी कहते हैं। यह हो जाएगा अपने जैसलमेर जिले के अंतर्गत। और सेंट्रल मेटोलाइट फॉलिस पार्क, सेंट्रल मेटोलाइट फॉलिस पार्क है, ये कहां पड़ता है? ये भी एक भू विरासत स्थल है, भूविज्ञानिक स्मारक जिसको कह सकते हैं, जिसे 1976 में घोषित किया गया। ये भोजुंडा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत पड़ता है, ये चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है पड़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों के चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए। अगला प्रश्न है सर्वाधिक अवनालिका प्रदन कहां होता है? चंबल नदी का जो क्षेत्र है वो डांग क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा में सर्वाधिक अवनालिका प्रदन होता है। अगला प्रश्न है झालावाड़ और बांसवाड़ा किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल है? राजस्थान में वैसे 5 जलवायु प्रदेश माने गए, शुष्क, अर्धशुष्क, उपार्ध, आर्द्र और अति आर्द्र। तो झालावाड़ और बांसवाड़ा किसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा? अति आर्द्र के अंतर्गत शामिल है, हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी अरावली की चोटियों को सुमेलित कीजिए। ये दक्षिणी अरावली की चोटियां, इसको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 938 मीटर है। सायरा की ऊंचाई 900 मीटर है, ये दक्षिणी अरावली के अंतर्गत शामिल है सबकी सब। नागपानी की 867 मीटर है और गोगुंदा 840 मीटर है। अब क्या है कि कॉलेज लेक्चरर के अंतर्गत जो है हुआ है पेपर, उसके अंतर्गत क्या है कि अपन ने जो पढ़ा है उसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं सीधे सीधे उसकी बात कर रहे हैं। ये 2016 के अंतर्गत किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहां स्थित है? हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मरु उद्यान किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान को जीवाश्म उद्यान भी कहा जाता है। और यहाँ लकड़ी के ठोस प्रमाण सबसे पुराने प्रमाण पूरे भारत में यहीं पर मिले हैं। डायनासोर के भी यहाँ पर वो प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है वो छांटना है। जो परंपरागत जल संरक्षण की नाड़ी, खड़ीन और टोबा तो परंपरागत जल संरक्षण की विधि में माना जाता है। तालाब इसके अंतर्गत नहीं शामिल है, परंतु अगर सही दृष्टि से विचार करें तो ये चारों के चारों परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। सिरोही क्षेत्र में तिरु ढाल युक्त कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? तो इसको भाकर कहते हैं। अभी जो हुआ था कॉलेज लेक्चर का, उसमें ये प्रश्न आया 50 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिम में कौन से जिले? 50 सेमी वर्षा रेखा अरावली के पश्चिम वाला है, तो अरावली के पश्चिम में कौन कौन से जिले शामिल हो जाएंगे? यहाँ चूरू और हनुमानगढ़ 2 जिले जो अरावली के पश्चिम में है। तो 50 सेमी वर्षा के पश्चिम के जिले कौन से हो जाएंगे? चूरू और हनुमानगढ़ दोनों शामिल हो जाएंगे। दौसा और भीलवाड़ा पश्चिम में नहीं है, 50 सेमी के पूर्व में, अरावली के पूर्व में ये शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है सही सुमेलित नहीं है वो छांटना है। जो सही सुमेलित नहीं है, जरगा उदयपुर में पड़ता है, सही है। रघुनाथगढ़ सीकर में पड़ता है, कुमलगढ़ राजसमंद में पड़ता है। कमलनाथ है वो कहां पर पड़ता है? उदयपुर के अंतर्गत पड़ता है, तो ये सुमेलित नहीं है। कमलनाथ चोटी है वो उदयपुर में पड़ती है। सही सुमेलित नहीं है फिर वो छांटना है। बाणगंगा प्रवृत्ति प्रश्न पूछने की यही रही है कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है। नहीं वाले को अपने को हमेशा गौर करना है। बाणगंगा कहां से निकलती है? बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, जयपुर से, तो ये सही सुमेलित नहीं है। खमनौर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है। सोम बिचमेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, सही है। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, सही है। साबी नदी सेवर की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है, ये भी सही है। कांतली नदी खंडेला सीकर से निकलती है और बिचमेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से सोम निकलती है। सतही जल द्वारा मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है। मृदा अपर्दन जल द्वारा सबसे ज्यादा कहां? डांग वाला क्षेत्र प्रभावित है, तो इसके अंतर्गत कौन सा हो जाएगा? चंबल प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित है।
अगला अगला प्रश्न है, चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। चंबल नदी राजस्थान में 84गढ़ के निकट प्रवेश करती है, जो भैंसरोडगढ़ तहसील के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ जिले में शामिल है। डांग क्षेत्र वाला विकास कार्यक्रम किन जिलों में, ये प्रश्न फिर रिपीट हो रहा है। डांग क्षेत्र में कौन कौन सा शामिल है? चंबल नदी का जो अपुआ और कटापटा जो क्षेत्र है बीएड युक्त, वो डांग क्षेत्र कहलाता है। कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर और धौलपुर। धौलपुर में सबसे ज्यादा बीएड भूमि है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच कौन सा पठार है? तो बोराट का पठार है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच है। मालवा का पठार, हाड़ौती का पठार, वो मालवा के पठार का हिस्सा है। विंध्यन का पठार भी हाड़ौती का पठार है, वो विंध्यन के पठार का भी हिस्सा है। और पोटवार का पठार। अगला क्वेश्चन है, डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालोर किसके अंतर्गत शामिल होता है? डेगाना नागौर में है, बिलाड़ा जोधपुर में है, पाली जिले के अंतर्गत हो गया। जालोर ये भाग किसके अंतर्गत शामिल होता है? तो ये भाग किसके अंतर्गत है? लूणी बेसिन के अंतर्गत शामिल होता है। ये अपने 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो 2022 का जो हुआ पेपर और कॉलेज लेक्चरर का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंतर्गत जो शामिल हुए। तो अब आप ये सब के सब क्वेश्चन जो अपने 8 घंटे की जो क्लास है उसमें से आए हैं, तो अब आप इस बात को समझ सकते हो कि हर राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, इसके अंतर्गत राजस्थान के भौतिक प्रदेश का कितना महत्व है और किस प्रकार से क्वेश्चन चाहे प्रश्न किसी भी तरीके से पूछे जाए, अगर आप वो 7 घंटे की क्लास लगाते हो तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश से आप कोई भी प्रश्न अछूता नहीं रहेगा। और ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 4 और 5 क्वेश्चन आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश और इन्हीं क्लासों में से मिलेंगे। तो इसके मद्देनजर इसकी उपयोगिता को ये क्या है कि 7 घंटे की क्लास का प्रमाण आपके सामने उपलब्ध है। और क्या है कि जो इसकी जो है अपने प्रश्न पूछने की क्या है प्रकृति, वो भी अपने इस बात से सामने आती है। तो राजस्थान भौतिक प्रदेश के अंतर्गत अपन 150 महत्वपूर्ण प्रश्न छांट करके लाए। ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लाभ है सबको प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।